लिक्विडिटी रेशियोज। पिछली वीडियो में पढ़ा था एक्टिविटी रेशियो, इसमें करेंगे लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो में और सॉल्वेंसी रेशियो में बस इतना फर्क होता है। लिक्विडिटी हम बेसिकली चेक करते हैं कंपनी एक साल के अंदर अपनी लायबिलिटीज जो है करंट लायबिलिटीज वो रीपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और सॉल्वेंसी वही चीज हम लॉन्ग टर्म के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो में आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये रेशियो जो है ये पॉपुलर नहीं है ज्यादा। क्यों ये इतना अच्छा नहीं माना जाता है? करंट एसेट्स के हम बाइफरकेशन देखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रिस्ट्रिक्टेड कैश, इन्वेंट्रीज, receivables, then comes prepaid expenses, लास्ट में आता है अदर। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ठीक है। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्टेड कैश। रेस्ट्रिक्टेड कैश बेसिकली कैश होता है जो हमने किसी स्पेशल पर्पस के लिए रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, जरूरी नहीं मैं उसके लिए उसको करंट लायबिलिटीज के लिए यूज करूं। नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपने कोई सर्विस थी जिसके लिए आपने एडवांस पेमेंट कर दी, आपने उसको एसेट काउंट कर ली क्योंकि आपको भी सर्विस मिलनी बाकी है। फिर आपको सर्विस मिले, गुड्स मिले, कुछ ही मिले, आप उससे करंट लायबिलिटीज थोड़ी रीपे कर लोगे। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के पास पड़ी है, ठीक है, अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि आप इन्वेंट्री सेल आउट कर दो, मार्केट कंडीशंस क्या हो। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो भी बहुत लो है, तब तो और ज्यादा कंडीशन क्रिटिकल है। आपको कोई भरोसा ही नहीं कि आपका निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ना, करंट एसेट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके बेसिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कंपनी करंट लायबिलिटीज रीपे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इसके बजाय हम एक और रेशियो यूज करते हैं विच इज क्विक रेशियो। इस रेशियो को कहते हैं, एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। अब मैंने क्या किया, बजाय करंट एसेट्स की बाइफरकेशन में जाने के सिर्फ 2-3 आइटम में उठा लूंगा इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे श्योर शॉर्ट में अपनी करंट लायबिलिटीज रीपे कर सकते हैं। पहला आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेकेंड आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज हैं जो आप मार्केट में ट्रेड करके इमीडिएटली पैसा निकाल सकते हो, या इमीडिएटली ओवर स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स, विद इन अ ईयर आप उसको लिक्विडेट करके आपको पता है आप उसको उसकी वजह से अपनी लायबिलिटीज रीपे कर सकते हो। जैसे आपके टी बिल्स हो गए, आपके बॉन्ड्स हो गए, आपके स्टॉक्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें आती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह सब जो ट्रेडेबल है। उसके बाद आता है रिसीवेबल। अब रिसीवेबल में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अगर बाइफरकेशन गिवन है, लेट्स से उसमें रिलेटेड पार्टी रिसीवेबल दिया हुआ है, भाई रिलेटेड पार्टी रिसीवेबल क्या होता है? आपकी सब्सिडरी है, आपने उसको ट्रेड किया, अभी उसको पैसे देने बाकी है।
आप उसको प्रेशराइज करके तंग नहीं करोगे अगर वो डिफॉल्ट कर रही है तो, क्योंकि वो आप ही की सब्सिडरी है। तो मैं रिलेटेड पार्टी रिसीवेबल के ऊपर क्यों डिपेंड करूं? इनकम टैक्स रिसीवेबल, अगर रिसीवेबल का बाइफर्केशन दिया हुआ है, भाई अगर कुछ पेपर वर्क चल रहा है, कुछ बीच में अटक जाए, गवर्नमेंट ना दे, मैं केस थोड़ी करूंगा, मैं इस पे काउंट नहीं कर सकता। अदर रिसीवेबल क्या है मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? अगर रिसीवेबल का बाइफर्केशन दिया है तो मैं सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल लूंगा, बस दैट्स इट, क्योंकि वो श्योर शॉट है जो मिल सकता है अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये जो 3 आइटम्स हैं, ये काफी हद तक साउंड है, मतलब काफी हद तक डिपेंडेबल है कि इस बेसिस पे हाँ कंपनी करंट लायबिलिटीज कर लेगी। अगर कोई एनालिस्ट है, ठीक है, कोई एनालिस्ट कहता है कि यार मुझे तो ट्रेड रिसीवेबल में भी शक है, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर मैं ट्रेड, वो एनालिस्ट कह रहा है मैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर चेक किया और वो भी बहुत लो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि यार मे भी मेरा एनालिसिस गलत हो जाए। तो आप क्या करोगे? आप और कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करोगे, आप ट्रेड रिसीवेबल भी हटा दोगे। अब ये क्या बन गया? सबसे कंजर्वेटिव अप्रोच है ये। अब ये बन गया कैश रेशियो, सबसे सेफ तरीका निकालने का कि कंपनी में करंट लायबिलिटीज पे कर पाएगी नहीं कर पाएगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब कई सारे कैश रेशियो में आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं मिलेगा, सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेगा, लेकिन वो भी एक ही चीज है। क्यों? कैश रेशियो में अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखा हुआ है तो वो सिर्फ 90 डेज वाली ही होती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? वो सारी चीजें जो आप 90 डेज के अंदर लिक्विडेट करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैश रेशियो में अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी लिखा है तो वो सिर्फ 90 डेज वाली ही है, ये मान के चलना। इसमें और कंजर्वेटिव होने के लिए हम क्या करते हैं? हम स्टॉक्स भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस भी वेरी कर जाते हैं। तो जितनी मैक्सिमम कंजर्वेटिव अप्रोच हम यूज कर सकते हैं, हम इसमें सबसे कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करते हैं। ये हो गया हमारा कैश रेशियो। अब जो करंट लायबिलिटीज हैं उसमें भी कई सारी चीजें होंगी जहां पे हमें कैश रिक्वायर्ड नहीं होगा, बेफालतू में हम ज्यादा अमाउंट क्यों ले करंट लायबिलिटीज का। यहां पे भी कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ डेली कैश एक्सपेंडिचर देखेंगे, ठीक है। यहां पे हमने फिर से ट्रेड रिसीवेबल्स या रिसीवेबल्स ऐड कर लिया, जो भी गिवन है। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। इसी को कहते हैं बर्न रेट। ये जो क्वांटिटी है ये आपको इजीली नहीं मिलेगी, इजीली क्या मिलेगी नहीं ज्यादातर। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप? इनकम स्टेटमेंट में जाना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर देना। नॉन कैश एक्सपेंसेस बनता जैसे डीएनए वगैरह। अब जितनी ड्यूरेशन का आपने लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन कैश एक्सपेंसेस, उस ड्यूरेशन के नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देना। क्वार्टरली है 90, एनुअल है 365। आपका क्या आ गया? डेली कैश एक्सपेंसेस। अब डेली कैश एक्सपेंसेस ये हैं और मेरे पास एसेट्स ये हैं जिससे मैं रीपे कर सकता हूं। तो मुझे पता चल जाएगा कितने दिन तक मेरी कंपनी लिक्विड रहेगी, चलेगी। ये हो गया मेरा बर्न रेट। कब तक?
ठीक है। एक लास्ट चीज और आती है लिक्विडिटी देखने में, लेकिन वो रेशियो नहीं है, उसको कहते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। पिछली वीडियो में एक्टिविटी एफिशिएंसी वाले में मैंने आपको बताया था डीओएच, डीएसओ, डीओपी के बारे में, वो यहां पे यूज हो गया कैश कन्वर्जन साइकिल में। डीओएच प्लस डीएसओ माइनस डीओपी। डीओएच क्या, डेज ऑन हैंड। मैंने कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ, किसी सामान का सेल कर रहा हूँ, और मेरे पास पूरे प्रोडक्शन के दौरान इन्वेंट्री कितने दिन लगती है, 20 दिन। डीओएच हो गया 20 दिन। डीएसओ, मैंने सामान बेचा, 20 दिन बाद मेरे को पैसे आ गए, सेल्स आउटस्टैंडिंग। उसके बाद डीओपी, मैंने जहां जहां सामान उठाया था, परचेज किया था कच्चा माल, उनको मैंने 10 दिन में रीपे कर दिया, तो -10, 40 - 10 30। इसका मतलब 30 डेज के लिए मेरे पास पैसे की जरूरत रहती है, जो मुझे फाइनेंसिंग करके उठाना पड़ता है। हर बार मैं स्टॉक निकालूंगा, हर बार मुझे 30 डेज के लिए उतना फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर लेट्स से डीओएच डीएसओ कम है, मेरे पास सिर्फ 10 दिन इन्वेंट्री रहती है, और मैं निकालता हूँ, सेल करता हूँ, 10 दिन में मेरे पास पैसा आ जाता है। लेकिन मैं जहां से माल उठा रहा हूं, मैं उनको देता हूं 1 महीने में पैसे वापस। ठीक है, जहां से मैं कच्चा माल ले रहा हूं, मैं उनको 30 दिन वापस कर रहा हूं। रिजल्ट क्या हो गया, -10। मतलब मेरे पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, मेरी नीड से ज्यादा मेरे पास रिसोर्सेज, गुड्स, पैसे सब कुछ है। अब इसको इन्वेस्ट करके मैं और अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता हूं। ये होता है कैश कन्वर्जन साइकिल। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम सॉल्वेंसी और लेवरेज रेशियोज।